हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी विथ मी पर। और आज दोस्तों हम देखने वाले हैं साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा। तो दोस्तों इससे पहले हमने साइंस के प्रैक्टिस सेट के 2 सेट कवर कर चुके हैं। दोस्तों जो भी विद्यार्थी पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहा है दोस्तों, वह उन 2 प्रैक्टिस सेट को भी जाकर देख सकता है। दोस्तों वह आपको हमारे यूट्यूब के आरआरबी टेक्नीशियन की जो प्लेलिस्ट है वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करेंगे हम आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें दोस्तों आपको पता है हम देख रहे हैं साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आरआरबी टेक्नीशियन और एएलपी में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाले हैं। दोस्तों तो आपको वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखना है। और जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है दोस्तों, वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे इस प्रकार की और भी उपयोगी वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करेंगे हम आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वह ईंधन गैस या फिर फ्यूल गैस में उपयोग नहीं होता है। आपके ऑप्शन है भाप, अंगार गैस जिसे वाटर गैस कहा जाता है, प्रोड्यूसर गैस, हास्य गैस या फिर मार्स गैस। तो अगर हम बात करें दोस्तों ईंधन गैस की, फ्यूल गैस की, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों भाप, अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, मार्स गैस। तो ये तीनों गैस दोस्तों आपको फ्यूल गैस ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें हास्य गैस की, लाफिंग गैस की दोस्तों, तो यह आपके फ्यूल गैस के लिए उपयोगी नहीं होती है दोस्तों। इसका उपयोग फ्यूल के रूप में नहीं किया जाता है। तो हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, हास्य गैस। अगर हम बात करें दोस्तों हास्य गैस की, तो हास्य गैस दोस्तों किसे बोला जाता है, तो बोला जाता है दोस्तों किसे दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होती है दोस्तों हमारी हास्य गैस। आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बताइए हास्य गैस, लाफिंग गैस किसे बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रस गैस। और दोस्तों अगर हम बात करें प्रोड्यूसर गैस की, तो कल के जो टॉपिक था दोस्तों, हमारा कल का जो सेकंड प्रैक्टिस सेट था दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोड्यूसर गैस, आपसे पूछा गया था प्रोड्यूसर गैस में किन गैसों का मिश्रण होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करें प्रोड्यूसर गैस की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। क्या दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन आपके प्रोड्यूसर गैस में होती है। अगर हम बात करें दोस्तों वाटर गैस की, तो मैंने आपको बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्या दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों वाटर गैस। और दोस्तों अगर हम बात करें प्रोड्यूसर गैस की, तो वह हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। बात करें दोस्तों हमारी मार्स गैस की, तो मार्स गैस किसे क्या बोला जाता है, आपसे डायरेक्ट यह क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर हम बात करें मार्स गैस की, तो ये बोलते हैं हम किसे, मीथेन को, जो होता है हमारा क्या, CH4। तो दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन में बहुत ही सारा डिटेल से पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। तो आपको रफ कॉपी साथ में लेके बैठना है। जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, फैदम क्या है। आपसे पूछा गया है कि फैदम क्या है। एक प्रकार की मछली, एक पौधा, एक बर्तन या फिर एक माप। तो अगर हम बात करें फैदम, तो फैदम आपका एक प्रकार का क्या हो जाता है, मेजरमेंट हो जाता है दोस्तों, मेजर हो जाती है, माप हो जाती है। अगर हम बात करें फैदम से, फैदोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, समुद्र की गहराई। और फैदम क्या होती है दोस्तों, समुद्र की गहराई की माप। तो आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए फैदम क्या है, तो समुद्र की गहराई की माप को ही क्या बोला जाता है दोस्तों, फैदम द्वारा मापा जाता है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। आपसे पूछा गया है टीएस जो होते हैं दोस्तों, हमारे आंसू होते हैं, उसमें कौन सा पदार्थ आपको घुला हुआ मिलेगा। सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च या फिर ग्लूकोज। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है दोस्तों। समुद्र तो किसी प्रकार का ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। अगर हम बात करें सामान्य नमक की, तो दोस्तों उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, NaCl। क्या होता है दोस्तों, NaCl, जिसे बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। और जो सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों, यही हमारे आंसुओं में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। अगर हम बात करें डायनामाइट की, तो डायनामाइट के आविष्कार हो जाते हैं हमारे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। कौन, बर्नार्ड नोबल जो हो जाते हैं हमारे डायनामाइट के आविष्कारक हो जाते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों न्यूटन की, तो न्यूटन ने क्या दिए दोस्तों, गति विषयक नियम दिए। क्या दिए हैं दोस्तों, गति विषयक नियम आपको दिए हैं। ये आपको पता रहना चाहिए दोस्तों। तो कितने नियम दिए हैं, 3 नियम दिए दोस्तों। न्यूटन की गति के 3 लॉ हम पढ़ते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। अगर हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, आपका आंसर होने वाला है जिप्सम। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा जिप्सम। तो दोस्तों जिप्सम से ही हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं दोस्तों। जिप्सम से ही हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें, आपसे जिप्सम का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो अगर हम बात करें जिप्सम की, तो वह होता है क्या, CaSO4 ×
2H2O। तो दोस्तों ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा किसका, जिप्सम का। अगर हम बात करें इसे हम गर्म करें दोस्तों 120 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या हो जाएगा दोस्तों, हाफ H2O। तो आपसे दोनों ही फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको याद रहना है कि 2H2O यह किसका होता है दोस्तों, जिप्सम का। और अगर हम बात करें हाफ H2O तो यह हो जाएगा आपका किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और अगर दोस्तों हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं दोस्तों, तो आपको सिर्फ कैल्शियम सल्फेट देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, गायब होने वाला है दोस्तों। तो आपके लिए आपसे पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से प्राप्त होता है, तो जिप्सम से दोस्तों। जिप्सम का जो केमिकल फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और अगर हम बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी जो फॉर्मूला होता है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो दोनों ही फॉर्मूले को हम अच्छे से देख लेते हैं। जिप्सम की बात करें दोस्तों तो वह होता है CaSO4 इंटू 2H2O। अगर हम बात करें इसे दोस्तों हम 120 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच तक गर्म करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है दोस्तों, हाफ H2O। चलिए आगे बढ़ेंगे। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि जो रडार होता है दोस्तों उसमें किस प्रकार की तरंगें होती हैं। तो अगर हम बात करें रडार का प्रयोग आपके वायुयानों में किया जाता है दोस्तों, वायुयानों में किया जाता है। अगर हम बात करें रडार में, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्या दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों तरंगों की यहाँ बात हो रही है, तो दोस्तों अगर हम बात करें माध्यम के आकार पर तरंगों को, माध्यम के आधार पर तरंगों को दो भागों में डिवाइड किया गया दोस्तों। पहला हो जाता है हमारा क्या, यांत्रिक तरंग है। क्या हो जाता है दोस्तों, यांत्रिक तरंग है। और दूसरे हो जाती हैं हमारी क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर हम बात करें दोस्तों यांत्रिक तरंगों की, तो दोस्तों इसके आवागमन के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगों की, तो इसके संचरण के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यांत्रिक तरंगें भी दो प्रकार की होती हैं दोस्तों। एक होती है हमारी अनुप्रस्थ तरंग है। क्या होती है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग है। और एक होती है हमारी कौन सी, अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सी दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंगे की, तो ध्वनि तरंगे बात करें दोस्तों, आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए जो ध्वनि तरंगे होती है दोस्तों वह किस प्रकार की तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे जो होती है वह किस प्रकार की तरंगे होती हैं, तो ध्वनि तरंगे दोस्तों हमारी अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। कैसी दोस्तों, अनुदैर्घ्य तरंगे हमारी ध्वनि तरंगे होती है दोस्तों। अगर हम बात करें ध्वनि तरंगे की, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। और अगर हम बात करें ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगी अवश्रव्य तरंगे। कौन सी दोस्तों, अवश्रव्य तरंगे। फिर बात करें दोस्तों श्रव्य तरंगे। फिर होगी दोस्तों हमारी कौन सी, पराश्रव्य तरंगे। तो आपसे पूछ लिया जाएगा अवश्रव्य तरंगे, तो 20 हर्ट्ज आवृत्ति से नीचे वाली जो तरंगे होती है उसे अवश्रव्य तरंगे बोला जाता है। श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति के बीच वाली जो तरंगे होती है दोस्तों उसे श्रव्य तरंगे। और पराश्रव्य तरंगे जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली तरंगों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पराश्रव्य तरंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए ध्वनि तरंगे की चाल सर्वाधिक किसमें आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, तो सर्वाधिक आपको ठोस में देखने को मिलेगी दोस्तों। और अगर हम बात करें निर्वात वैक्यूम में ध्वनि तरंगे ट्रेवल नहीं करती हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैं हर एक क्वेश्चन के साथ आपको एक्सटर्नल जो जानकारी होती है दोस्तों ऑप्शन में, वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आपको रफ कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना है, क्योंकि ये जितनी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच आपको कैसे सुनाई देने वाला है। ऑप्शन ए है उतना ही सुनाई देगा, अधिक सुनाई देगा, कम सुनाई देगा, या पहले कम और फिर अधिक। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि तेज गति से आता हुआ वाहन, आपके पास में जो वाहन आ रहा है दोस्तों, तो आपको उसकी पिच दोस्तों कैसी सुनाई देगी, तो आपको उसकी पिच अधिक सुनाई देने वाली है दोस्तों। आपसे पूछा है क्योंकि दोस्तों वाहन आपकी ओर आ रहा है, लेकिन अगर आपसे दूर जाएगा दोस्तों तो आपको क्या होगा दोस्तों, कम सुनाई देने वाली है। लेकिन अभी क्या हो रहा है दोस्तों, आपकी ओर आ रहा है तो आपको अधिक सुनाई देने वाला है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, घट जाएगा। अगर हम बात करें बर्फ पर अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे दोस्तों, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दोस्तों वह कैसे होने वाला है, उसका जो गलनांक है दोस्तों वह कम होने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वह आरआरबी ग्रुप डी हो या फिर वह आरआरबी एएलपी हो दोस्तों, या फिर एनटीपीसी हो, ये सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सभी को पढ़ के जाना है और आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों। अगर हम बात करें गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, तो उसके ऑप्शन है ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, सस्ते होते हैं,
आकर्षक होते हैं या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें गर्मी में, अगर हम वाइट कपड़े पहनते हैं दोस्तों तो हमें गर्मी कम लगती है। क्यों? क्योंकि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं दोस्तों वह आपके ऊष्मा के अच्छे बुरे क्या होते हैं दोस्तों, अवशोषक होते हैं। अगर अच्छे अवशोषक होते हैं दोस्तों तो वह हीट को क्या कर लेते, ऑब्जर्व कर लेते, तो ऑब्वियसली आपको गर्मी ज़्यादा लगने वाली थी दोस्तों। लेकिन ये क्या होते हैं, बुरे जो बैड कंडक्टर होते हैं दोस्तों, वह कौन होते हैं, आपके सफ़ेद सफ़ेद होते हैं दोस्तों। सफ़ेद कपड़े जो होते हैं, वाइट कलर जो होता है दोस्तों, वह बुरे अवशोषक होते हैं। तो एनर्जी को क्या कर देते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्ट कर देते, परावर्तित कर देते हैं दोस्तों। इसलिए आपको क्या होता है, गर्मियाँ का एहसास कम होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से गलत कथन, आपको फॉल्स बताना है। लोहा पानी में डूब जाता है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। लोहा आपने देखा होगा कि लोहा पानी में डूब जाता है। लकड़ी पानी पर तैरती है, बिल्कुल दोस्तों लकड़ी पानी पर तैरती है, तो ये भी सही है हमारा। पारा पानी पर तैरता है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हमारा गलत होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पारा पानी पर नहीं तैरता है दोस्तों। अगर हम बात करें, पानी पारे के ऊपर तैरता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जो पानी की डेंसिटी होती है दोस्तों, वह पारे की डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है। तो जो पारा की डेंसिटी होती है दोस्तों, वह पानी के डेंसिटी से अधिक होती है, इसीलिए पानी पारे पर तैरता है, ना कि पारा पानी पर। तो आपका आंसर हो जाएगा पारा पानी पर तैरता है। यह गलत कथन होने वाला है दोस्तों। पारे में लोहा तैरता है, तो ये बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि जो लोहे की डेंसिटी होती है वह पारे की डेंसिटी से भी कम होती है। तो जो लोहा रहेगा वह पारे में भी आपका तैरने वाला है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? आपसे पूछा गया है संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। अगर हम बात करें विटामिन की दोस्तों, तो विटामिन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। विटामिन से आपसे पूछा गया है संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो संतरे में दोस्तों विटामिन सी। कौन सा दोस्तों? विटामिन सी आपका अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगा संतरे में। अगर हम बात करें दोस्तों विटामिन सी की, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, आपसे ये भी पूछ लिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों स्कर्वी। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर होने वाला है दोस्तों आपका स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो ये होता है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। आपके केमिकल नेम भी आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों, विटामिन सी का बताइए रासायनिक नाम क्या होगा, तो वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है दोस्तों, वह होता है आपका रिकेट्स। क्या होता है दोस्तों? रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। और अगर हम बात करें दोस्तों विटामिन ए की कमी से, आपको रतौंधी कौन सी दोस्तों? रतौंधी जो रोग होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। और बेरी बेरी दोस्तों आपके विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग आपका विटामिन बी की कमी से होने वाला है दोस्तों। और अगर बात करें विटामिन बी1 की कमी से आपका बेरी बेरी रोग होता है। आपको दोस्तों विटामिन ए, डी, सी और बी, इन सभी के दोस्तों आपको केमिकल नाम जो होता है दोस्तों, रासायनिक नाम, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो दोस्तों आपसे पूछा गया कि जो एल्यूमिनियम होता है वह किस खनिज से आपको देखने को मिलेगा, प्राप्त किया जा सकता है। तो डायरेक्ट आपसे एल्यूमिनियम का एस्क पूछा जा रहा है दोस्तों, तो वह होता है आपका क्या? बॉक्साइट। क्या होता है दोस्तों? बॉक्साइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। जल में स्थायी कठोरता का कारण है, तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। स्थायी जो कठोरता होती है दोस्तों, वह जल में किस कारण होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड के कारण। किसके कारण दोस्तों? कैल्शियम क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ेंगे। कैलोरी की मापन इकाई है, तो आपसे पूछा गया है कैलोरी की मापन इकाई क्या है, कैलोरी से किसको मापा जाता है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीट। ऊष्मा को आप कैलोरी में नापते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें ध्वनि, तो ध्वनि को नापा जाता है किस में दोस्तों? ध्वनि को नापा जाता है डेसिबल में। किस में दोस्तों? डेसिबल में। और मैंने आपको बताया ध्वनि तरंगें एक अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, और जिसकी गति सर्वाधिक आपको ठोसों में देखने को मिलेगी दोस्तों। जहाँ मॉलिक्यूल पास पास होंगे वहाँ आपकी ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी। और अगर हम बात करें निर्वात में, वैक्यूम में, आपको ध्वनि की गति बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों, ध्वनि गमन नहीं कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं आरआरबी टेक्नीशियन की, तो यह क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों। प्रीवियस पेपर में आपको यह क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। अगर हम बात करें घरों में विद्युत संयंत्र कैसे जोड़े जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, समांतर पैरेलल क्रम में। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोहे में जंग लगना है, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों जो लोहा होता है दोस्तों, वह ऑक्साइड के साथ क्या करता है दोस्तों? क्रिया करता है। क्या करता है दोस्तों? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। तो यह एक क्रिया करता है। तो यह दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन और Fe प्लस ऑक्सीजन के बीच में दोस्तों, तो फेरस ऑक्साइड बनता है। तो यह हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक क्रिया। भौतिक क्रिया में दोस्तों आपको उसके रंग, रूप, आकार में परिवर्तन देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या दोस्तों? केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है दोस्तों? केमिकल रिएक्शन होता है।
विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? अगर हम बात करें विद्युत बल्ब के फिलामेंट की तो वह आपके टंगस्टन का बना होता है दोस्तों। और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था दोस्तों कि जो आप घरों में हीटर का प्रयोग करते हैं उसमें आप किस किस चीज़ के तारों का उपयोग करते हैं, तो उसमें क्या था दोस्तों, वह आपको हमें कमेंट करके बताना है कि जो घरों में जो हीटर प्रयोग होते हैं दोस्तों उसमें आप किस किस धातु का प्रयोग करते हैं। एसआई में बल का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों मात्रक से आपसे यूनिट यूनिट से दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी बन जाते हैं दोस्तों, लेकिन आपको एक दो क्वेश्चन ज़रूर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आपसे पूछा गया बल का मात्रक जो होता है आपका क्या? न्यूटन। बल का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वह होता है न्यूटन। अगर हम बात करें जूल की तो दोस्तों कार्य क्या? कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों का ही मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। वाट दोस्तों अगर हम बात करें शक्ति, क्या दोस्तों? शक्ति, पावर, पावर की इकाई क्या हो जाती है दोस्तों? आपकी वाट हो जाती है। और बात करें हम बल के ऐसा ही मात्रक की तो वह हो जाती है आपकी क्या? न्यूटन। वायु क्या है? आपसे पूछा गया है वायु क्या है दोस्तों। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन लोग यहाँ पर जो बहुत सारे विद्यार्थी दोस्तों यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि वायु क्या है, तत्व है, मिश्रण है या फिर यौगिक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों जो आपका एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है दोस्तों, तो ये क्या कुछ निश्चित मात्रा में यहाँ पर कुछ मिलाया गया है क्या? नहीं दोस्तों, यहाँ पर धूल कण गैसेस सब कुछ क्या है दोस्तों? अनिश्चित मात्रा में है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ये हो जाएगा मिश्रण। मिश्रण में क्या होता है दोस्तों? किसी भी जो भी मैटर होते हैं दोस्तों उनकी मात्रा क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। वही क्या होता है? आपका मिश्रण होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। अगर पूछा जा रहा है आपको यांत्रिक ऊर्जा जो मैकेनिकल एनर्जी होती है दोस्तों विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किसके द्वारा की जाती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? डायनामो। अगर बात करें दोस्तों अमीटर, तो अमीटर के द्वारा आप विद्युत धारा को नापते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? विद्युत धारा नापी जाती है आपकी किसके द्वारा? अमीटर के द्वारा। डायनामो द्वारा आप यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं दोस्तों। अगर बात करें ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर दोस्तों आपको क्या? वोल्टेज नियंत्रण करता है। क्या करता है दोस्तों? वोल्टेज। एक होता है दोस्तों स्टेप अप और एक होता है दोस्तों स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, स्टेप अप ट्रांसफर या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफर। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो क्या आपको देखने को मिलेगा? उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, इसके भार में कमी आएगी या उसके भार में वृद्धि होगी। तो दोस्तों अगर आप किसी भी वस्तु को, किसी भी पिंड को आप पृथ्वी से चंद्रमा पर लेकर जा रहे हैं दोस्तों, तो आपके उसके भार में कमी देखने को मिलेगी दोस्तों। उसके भार में आपको क्या? कमी देखने को मिलेगी दोस्तों। और ऐसा क्यों होता है? अगर हम बात करें भार की, तो दोस्तों अगर हम बात करें भार की, वेट की, तो वह क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान इंटू गुरुत्व। क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान इंटू ग्रेविटी। तो अगर हम बात करें पृथ्वी की ग्रेविटी दोस्तों चंद्रमा की अपेक्षा क्या है दोस्तों? ज़्यादा है। क्या है दोस्तों? ज़्यादा है। गुरुत्वाकर्षण बल जो हो जाता है वह पृथ्वी चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। इसलिए किसी भी वस्तु का जो होता है दोस्तों भार पृथ्वी पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा चंद्रमा की अपेक्षा। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु? आपसे गुड कंडक्टर पूछा जा रहा है दोस्तों, और वो हो जाएगा हमारा सबसे अच्छा क्या? चांदी। क्या हो जाता है दोस्तों? चांदी, सिल्वर। सिल्वर दोस्तों आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है तो वो होता है आपका Ag। सिल्वर जिसे चांदी बोला जाता है दोस्तों उसे Ag से हम प्रेजेंट करते हैं और यह एक गुड कंडक्टर होता है। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन अभी ऊपर आया था कि हम गर्मी में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं, तो दोस्तों यही पूछा गया है आपकी मकान को सफ़ेद रंग से क्यों रंगवाया जाता है। क्योंकि दोस्तों वह ऊष्मा के क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं दोस्तों, कुचालक होते हैं दोस्तों, अच्छे परावर्तक होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? अच्छे परावर्तक होते हैं। और बुरे बुरे क्या होते हैं दोस्तों? अवशोषक होते हैं। तो आपसे पूछा गया आंखों को अच्छे लगते हैं, गलत। ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो दोस्तों ऊष्मा को अच्छी तरह से क्या करेगा? वह परावर्तित करेगा दोस्तों, तभी तो आपको क्या होगा? आपका घर में जो होगा वह ठंडा बना रहेगा दोस्तों। तो ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। तो दोस्तों यह पूछ लिया गया है आपसे डायरेक्ट ही नियम पूछ लिया गया है दोस्तों। आपसे क्या पूछा गया है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या आपको समान देखने को मिलेगी दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है कि एक नियत टेम्परेचर और नियत प्रेशर पर क्या होगा दोस्तों? आपका जो समान आयतन वाली गैसें होंगी उसमें जो मॉलिक्यूल की संख्या होगी, अणुओं की संख्या होगी, वह समान होगी। यह नियम कौन सा नियम है? तो यह नियम हो जाता है दोस्तों हमारा एवोगाड्रो का नियम। क्या दोस्तों? यह जो नियम होता है दोस्तों हमारा, यह हो जाता है हमारा एवोगाड्रो का नियम। ये जो नियम हो जाता है दोस्तों यह हो जाता है हमारा एवोगाड्रो नियम। तो एवोगाड्रो नियम क्या बोलता है दोस्तों कि एक नियत ताप और नियत दाब पर जो समान आयतन वाली गैसें होंगी उसमें अणुओं की संख्या भी समान होने वाली है दोस्तों। यह होता है एवोगाड्रो नियम। अगर हम बात करें एवोगाड्रो संख्या आपसे पूछ लिया जाता है बहुत बार, तो वह होती है दोस्तों 6.02
2 × 10⁻23। तो ये भी आपको याद करना है दोस्तों। एवोगाड्रो स्थिरांक, एवोगाड्रो स्थिरांक भी इसे बोला जाता है, तो आपको इस नंबर को याद करना है। डायरेक्ट ही आपसे पूछा जाता है एवोगाड्रो संख्या क्या होती है, 6.022 × 10⁻23। अगर बात करें दोस्तों बॉयल के नियम की, तो आपका बॉयल का नियम क्या बोलता है दोस्तों कि आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध। अगर बात करें दोस्तों बॉयल का नियम, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए किसके बीच में संबंध बताता है, तो दोस्तों दाब और आयतन में क्या बताता है दोस्तों, यह संबंध। दाब और आयतन में क्या बताता है दोस्तों, संबंध। तो दोस्तों यह क्या बोलता है कि नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोस्तों क्या बोला जाता है कि जो गैस का आयतन होगा दोस्तों, क्या बोला जा रहा है दोस्तों, गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो दाब दोस्तों जैसे प्रेशर P से डिनोट करा जाता है, आयतन को V से डिनोट किया जाता है दोस्तों, तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V, ये बोला जाता है दोस्तों आपका क्या, बॉयल का नियम। अगर हम बात करें PV बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम बात करें PV बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, K, जहाँ K क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थिरांक हो जाएगा दोस्तों, नियतांक हो जाएगा। तो ये था दोस्तों बॉयल का नियम। बॉयल का नियम दाब और आयतन में क्या बताता है दोस्तों, संबंध बताता है। यह बोलता है कि जो आयतन होगा वह दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। यह था आपका बॉयल का नियम। अगर हम बात करें दोस्तों चार्ल्स के नियम की, क्या दोस्तों, चार्ल्स का नियम, जिससे भी आपसे क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं, तो ये बोलता है दोस्तों कि गैसों को गर्म करने पर क्या होता है दोस्तों, उसमें प्रसार होता है। चार्ल्स का नियम क्या बोलता है कि अगर हम गैस को क्या करेंगे दोस्तों, गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे दोस्तों, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, प्रसार होगा, विस्तार होगा दोस्तों। यह कौन बोलता है, यह बोलता है चार्ल्स का नियम। चलिए आगे बढ़ेंगे। बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो दोस्तों बायोगैस में मुख्य अवयव आपसे पूछा गया है कि बायोगैस में मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम बात करें मुख्य रूप से अवयव की, तो वह होता है दोस्तों हमारा क्या, मीथेन। क्या दोस्तों, CH4 मीथेन। अगर हम बात करें दोस्तों, यह 50 से 75% तक आपकी मीथेन देखने को मिलेगी दोस्तों। कितनी, 50 से 75% तक आपको मीथेन देखने को मिलेगी। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यह आपको 25 से 50% तक देखने को मिलता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम बात करें दोस्तों नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन आपको 0 से 10% तक देखने को मिल सकती है। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन आपको 0 से 1%। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है। ताप बढ़ता है और दाब कम होता है। ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तो हमें टेम्परेचर में भी कमी देखने को मिलेगी, और दाब जो प्रेशर होगा दोस्तों उसमें भी हमें कमी देखने को मिलती है। इसलिए आपने देखा होगा दोस्तों, जब आप पहाड़ों पर जाते हो तो आपको ठंडी लगती है दोस्तों, पहाड़ों पर आपको ठंडी महसूस होगी, और आपका जो होता है तो नाकों से खून आपको निकलने को मिलता है। क्या होगा दोस्तों, देखने को मिलेगा दोस्तों, आपकी नाक से खून निकल जाता है दोस्तों, नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि आप जैसे ही पहाड़ों पर जाते हो दोस्तों, ऊंचाई पर जाते हो, तो क्या होता है, प्रेशर क्या होता है दोस्तों, आपका कम हो जाता है। प्रेशर क्या होता है दोस्तों, कम हो जाता है। और आपके जो शरीर के अंदर का जो प्रेशर होता है दोस्तों, ब्लडों में जो आपकी धमनियों में चल रहा होता है, सिराओं में चल रहा होता है दोस्तों, उसका प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो कभी भी वस्तु क्या होती है दोस्तों, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाने की क्या करती है दोस्तों, चेष्टा करती है। क्या होता है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाने की क्या करती होती है दोस्तों, प्रवृत्ति होती है। तो जो ब्लड होता है दोस्तों, आपके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर है दोस्तों, और बाहर वायुमंडल दाब क्या है दोस्तों, कम है, तो इसलिए आपको ब्लडिंग आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों। यही कारण होता है कि जो आप पहाड़ों पर जाते हो तो आपको नाक से खून बहने लगता है। सूखी बर्फ, ड्राई आइस किसे बोला जाता है, तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा कि सूखी बर्फ, ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम, तो दोस्तों NaCl, जो मैंने आपको बताया, NaCl साधारण नमक जिसे बोला जाता है दोस्तों, क्या बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड। क्या बोला जाता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक। जो मैंने आपको बताया कि ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा कि आंसू में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो हमें साधारण नमक NaCl सोडियम क्लोराइड देखने को मिलता है। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, जड़त्व, या फिर उपयुक्त में से कुछ नहीं। तो जड़त्व क्या होता है दोस्तों, जड़त्व दोस्तों अपनी स्थिति में परिवर्तन। जड़त्व क्या बोलता है दोस्तों, स्थिति में परिवर्तन। अगर कोई भी वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, और अगर कोई भी वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहती है। यह होता है दोस्तों आपका क्या, जड़त्व का नियम। और अगर बात करें घर्षण बल, तो घर्षण बल क्या होता है दोस्तों, दो स्पर्श सतह के बीच लगने वाले बल को क्या बोला जाता है दोस्तों, दो स्पर्शी सतह के बीच लगने वाले बल को ही घर्षण बल बोला जाता है। और इसी के कारण दोस्तों कोई भी वस्तु क्या होती है दोस्तों, इस बल से के कारण दोस्तों हम क्या होते हैं दोस्तों, किसी भी ज़मीन पर चल पाते हैं। वाहन जो होते हैं दोस्तों वह ज़मीन पर चल पाते हैं। अगर बात करें लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, तो वो होता है हमारा घर्षण बल के कारण। किसके कारण दोस्तों, घर्षण बल के कारण। चलिए आगे बढ़ेंगे।
आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है दोस्तों, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। आपसे पूछा गया है कि दो पैरेलल दर्पण यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो इनके बीच में दोस्तों अगर कोई भी वस्तु रखी हुई है तो बताइए कितने प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेंगे, 2, 4, 8 या फिर अनंत। तो दोस्तों आपको अनंत प्रतिबिंब यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी साइंस के प्रैक्टिस सेट की क्लास नंबर 3। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।